नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईआरपी इंप्लीमेंटेशन यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के बारे में। ईआरपी कैसे लागू किया जाता है, इसके विभिन्न चरण, उद्देश्य, फायदे, चुनौतियां और असफलता के कारण क्या होते हैं, इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से समझेंगे। अगर आप ईआरपी सिस्टम से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया का मतलब होता है किसी संगठन में ईआरपी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और व्यावसायिक कार्यों के साथ इंटीग्रेट करना। इस प्रक्रिया में कई गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स अलोकेशन, ट्रेनिंग और डेटा माइग्रेशन। इन सभी चरणों का उद्देश्य ये होता है कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ईआरपी सिस्टम के साथ इस तरह से जोड़ा जाए कि कार्यों में बेहतर नियंत्रण और समन्वय स्थापित हो सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के पहले चरण में प्लानिंग और एवल्यूएशन आता है। इसमें मौजूदा प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनकी कमियों को पहचाना जा सके और ईआरपी के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित किया जा सके। इसके बाद ईआरपी पैकेज का चुनाव किया जाता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि पैकेज स्केलेबल है या नहीं, उसके फीचर्स क्या है और क्या वो मौजूदा सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का चरण। इस चरण में एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया जाता है जिसमें संगठन के कर्मचारी, कंसल्टेंट्स और ईआरपी वेंडर शामिल होते हैं। इस टीम का नेतृत्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया जाता है जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, बजट और महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स पर निगरानी रखता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का अगला महत्वपूर्ण चरण है प्रोसेस रीइंजीनियरिंग और कस्टमाइजेशन। इस चरण में मौजूदा प्रक्रियाओं को ईआरपी सिस्टम की क्षमताओं के अनुरूप पुनः डिजाइन किया जाता है। साथ ही सॉफ्टवेयर को संगठन की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जाता है, लेकिन इस दौरान कोर फंक्शनैलिटी को बनाए रखा जाता है। इसके बाद डेटा माइग्रेशन होता है। इसमें मौजूदा व्यावसायिक डेटा को ईआरपी सिस्टम में सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। डेटा माइग्रेशन के दौरान डेटा की क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और वैलिडेशन किया जाता है ताकि डेटा की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद ट्रेनिंग और यूजर एंगेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इस चरण में संगठन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ईआरपी सिस्टम के उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग जरूरी है ताकि कर्मचारी ईआरपी फीचर्स को अच्छी तरह समझ सकें और सिस्टम का प्रभावी उपयोग कर सकें। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया में अगला चरण होता है टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। इस दौरान सिस्टम की पूरी तरह से टेस्टिंग की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या को पहले ही पहचाना और हल किया जा सके। टेस्टिंग के बाद वैलिडेटेड ईआरपी सिस्टम को सभी विभागों में लागू कर दिया जाता है। इसके बाद गो लाइव और सपोर्ट का चरण आता है। इसमें ईआरपी सिस्टम को पूर्ण रूप से ऑपरेशनल बना दिया जाता है और सभी कार्य इसके माध्यम से किए जाते हैं। साथ ही इस चरण में सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने और समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सपोर्ट दिया जाता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन से कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। ईआरपी सिस्टम के माध्यम से कार्यों को ऑटोमेट किया जाता है और प्रक्रियाओं का समन्वय बढ़ता है। दूसरा फायदा है इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, जहां सेंट्रलाइज्ड डेटा के कारण विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग होता है। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि ईआरपी के जरिए रियल टाइम डेटा उपलब्ध होता है जो रणनीतिक निर्णयों में सहायक होता है। हालांकि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कुछ चुनौतियां भी होती है। इनमें उच्च प्रारंभिक लागत और संसाधनों की आवश्यकता शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों के बीच बदलाव के प्रति प्रतिरोध भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। साथ ही इंप्लीमेंटेशन के दौरान व्यवसाय में संभावित व्यवधान भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन सकता है। ईआरपी के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ प्रमुख कारक होते हैं। सबसे पहले यह जरूरी है कि ईआरपी की आवश्यकता को समझा जाए। संगठन को अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और ईआरपी लागू करने के कारणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। इसके साथ ही यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ईआरपी वास्तव में जरूरी है या कुछ अन्य सुधारों से भी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इस चरण में लक्ष्यों, आवश्यकताओं, प्रोजेक्ट टीमों और लागत का निर्धारण किया जाता है। ये योजना संगठन को यह तय करने में मदद करती है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या यदि ये व्यवहार्य नहीं है तो इसे रद्द कर देना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण कदम है प्रारंभिक योजना और सत्यापन। ईआरपी वेंडर को बिजनेस की आवश्यकताओं और प्रोजेक्ट प्लान को पूरी तरह से समझने में मदद दी जानी चाहिए। प्रारंभिक सत्यापन पर समय और संसाधन खर्च करने से बाद के चरणों में समस्याओं को रोका जा सकता है।
ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में सफलता के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन को यह परिभाषित करना चाहिए कि उसके बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चलने चाहिए और उसकी प्रमुख आवश्यकताएं क्या है। इस प्रक्रिया में तकनीकी विवरणों या सॉफ्टवेयर की क्षमताओं में उलझने से बचना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट यानी संगठन के सभी हितधारकों को ईआरपी के लक्ष्यों के प्रति एक साझा दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस चरण में कम्युनिकेशन, उम्मीदों का प्रबंधन और शीर्ष प्रबंधन का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन का चरण आता है, जहां मिडलवेयर, इंटरफेसेस और इंटीग्रेशन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय लागत और समय सीमा दोनों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही ट्रांजिशन मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसमें कर्मचारियों की भूमिकाओं में बदलाव की योजना बनाना और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना शामिल होता है। ईआरपी के सफल इंप्लीमेंटेशन में डेटा की आवश्यकताओं और इंटीग्रेशन की स्पष्ट परिभाषा बहुत जरूरी होती है। यह सुनिश्चित करना होता है कि ईआरपी अन्य सिस्टम्स जैसे सीआरएम और एससीएम के साथ सही तरीके से डेटा शेयर कर सके। सही डेटा प्लानिंग से बाद में महंगी गलतियों से बचा जा सकता है। इसके बाद प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज का पालन करना जरूरी है। प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में प्रभावी योजना और प्रबंधन को लागू करना चाहिए। मजबूत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और संसाधनों की प्रतिबद्धता से सफलता की संभावना बढ़ती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में सफलता के लिए लोगों, प्रक्रियाओं और तकनीक में संतुलित बदलाव लाना होता है। इसमें टेक्नोलॉजी टूल्स, प्रभावी कार्य प्रक्रियाओं और कर्मचारियों की ट्रेनिंग को शामिल किया जाता है। साथ ही टॉप मैनेजमेंट का समर्थन और सक्रिय भागीदारी भी सफलता को प्रभावित करती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में सफलता के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि योजनाबद्ध फीचर्स और लाभ पूरी तरह से लागू और प्राप्त किए जा रहे हैं। इस दौरान कैश फ्लो में सुधार, लागत में कमी और तेज संचालन जैसे मैट्रिक्स को ट्रैक करना जरूरी होता है। अगला कदम है प्रभावी संसाधन आवंटन। प्रोजेक्ट के लिए सबसे योग्य प्रतिभा को नियुक्त किया जाना चाहिए। अंशकालिक या कम योग्यता वाले टीम सदस्यों पर निर्भरता से बचना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों की भर्ती करनी चाहिए ताकि कार्यात्मक विभागों को इंप्लीमेंटेशन के दौरान सपोर्ट मिल सके। ईआरपी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चरणों में बांटना यानी फेज्ड अप्रोच अपनाना भी एक अच्छी रणनीति होती है। इसमें पायलट प्रोग्राम्स और शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स का निर्धारण किया जाता है। सही पायलट प्रोजेक्ट्स का चयन करके संगठन अनुभव प्राप्त कर सकता है और ईआरपी के लाभों को प्रदर्शित कर सकता है। ईआरपी सिस्टम को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और परिवर्तन प्रबंधन रणनीतियों में निवेश करना महत्वपूर्ण होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में सफलता के लिए कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होता है। प्रोजेक्ट की प्रगति को लगातार कम्युनिकेट करना और हितधारकों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करना जरूरी होता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से फीचर्स गो लाइव पर उपलब्ध होंगे और कौन से बाद में जोड़े जाएंगे। बजट और संसाधन प्रबंधन एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। परियोजना में देरी और टीम के मनोबल में गिरावट से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की योजना बनानी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के बाद लाभों के स्वामित्व यानी ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना भी आवश्यक होता है। संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन लक्ष्यों और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई को प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसी के पास हो। अंत में निरंतर प्रदर्शन मापन पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केपीआईज स्थापित किए जाते हैं और इंप्लीमेंटेशन के बाद नियमित रूप से प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ईआरपी सिस्टम अपेक्षित परिणाम प्रदान कर रहा है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में असफलता के पीछे अक्सर टेक्नोलॉजी से अधिक लोगों से जुड़ी चुनौतियां होती हैं। संगठन को इस दौरान चेंज मैनेजमेंट, कर्मचारियों का समर्थन, बाइन, कम्युनिकेशन और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यदि कर्मचारियों को ईआरपी के लाभों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है तो उनमें परिवर्तन को लेकर डर और प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। कई बार यह डर नौकरी खोने की आशंका से भी जुड़ा होता है, जिसके कारण अफवाहें फैलती हैं और कुछ मामलों में सक्रिय प्रतिरोध या जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता का अभाव भी असफलता का एक प्रमुख कारण होता है। वरिष्ठ प्रबंधन का ईआरपी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में असफलता का एक अन्य बड़ा कारण है अपर्याप्त ट्रेनिंग और शिक्षा। विभिन्न विभागों और भूमिकाओं के लिए ईआरपी फीचर्स पर कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग जरूरी होती है। यदि सही ट्रेनिंग नहीं दी जाती तो सिस्टम का गलत उपयोग हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट असफल हो सकता है। एक और चुनौती है आवश्यकताओं की स्पष्ट परिभाषा की कमी। यदि आवश्यकताएं सही तरीके से परिभाषित नहीं की जाती, तो प्रोजेक्ट की योजना और ईआरपी पैकेज का चयन प्रभावी रूप से नहीं हो पाता। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में असफलता के पीछे अक्सर टेक्नोलॉजी से अधिक लोगों से जुड़ी चुनौतियां होती हैं। संगठन को इस दौरान चेंज मैनेजमेंट, कर्मचारियों का समर्थन, बाइन, कम्युनिकेशन और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
सही आवश्यकताओं के निर्धारण से सही ईआरपी समाधान चुनने में मदद मिलती है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती होती है। अक्सर प्रोजेक्ट की प्रारंभिक बजट सीमा को छुपी हुई लागतों और जटिलताओं के कारण पार कर लिया जाता है। इसके लिए पर्याप्त संसाधन आवंटन और बजटिंग करना जरूरी होता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बीच खराब तालमेल भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि ईआरपी पैकेज व्यवसाय की प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है, तो कस्टमाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रोजेक्ट में देरी, गलतियां और लागत में वृद्धि हो सकती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान अवास्तविक उम्मीदें भी असफलता का कारण बन सकती है। यदि ईआरपी की क्षमताओं को अधिक आंक लिया जाए, तो इससे प्रोजेक्ट को लेकर असंतोष और असफलता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ईआरपी से संबंधित लाभ और आरओआई के बारे में सही तरीके से उम्मीदें प्रबंधन करना जरूरी होता है। गलत ईआरपी पैकेज का चयन भी बड़ी चुनौती बन सकता है। यदि ईआरपी पैकेज व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो कस्टमाइजेशन और उपयोगकर्ता अपनाने यूजर अडोप्शन में समस्याएं आ सकती है। इसीलिए सही ईआरपी पैकेज का चयन व्यवसाय के कोर बिजनेस नीड्स के अनुरूप करना चाहिए। अत्यधिक कस्टमाइजेशन ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को जटिल बना सकता है। इससे लागत बढ़ती है और भविष्य में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी कठिन हो जाते हैं। इसलिए कंपनियों को कोशिश करनी चाहिए कि वे ईआरपी की स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं के अनुसार अपने व्यवसाय को ढालें। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याएं भी प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकती है। अधूरी आवश्यकताएं और आंतरिक सत्ता संघर्ष, इंटरनल पावर स्ट्रगल्स के कारण प्रोजेक्ट के बाद के चरणों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए समय पर परिवर्तन प्रबंधन करना जरूरी होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में एक और चुनौती यह होती है कि कई बार ईआरपी सिस्टम व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ विकसित नहीं हो पाते। कई ईआरपी सिस्टम्स में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, जिसके कारण वे व्यवसाय की रणनीतिक और परिचालन आवश्यकताओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इस समस्या से बचने के लिए कंपनियों को ऐसे ईआरपी समाधान अपनाने चाहिए जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप एडजस्ट हो सके। यूजर एक्सेप्टेंस यानी उपयोगकर्ताओं द्वारा सिस्टम को अपनाने में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नए ईआरपी सिस्टम्स अक्सर कार्यप्रवाहों, वर्कफ्लोज में बदलाव लाते हैं, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बच सकता है। निरंतर ट्रेनिंग और एंगेजमेंट के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है। ईआरपी एक सतत प्रक्रिया है, जिसे इंप्लीमेंटेशन के बाद भी लगातार मॉनिटर और ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। संगठन को परफॉर्मेंस में होने वाले अस्थायी बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। ईआरपी लागू होने के बाद परफॉर्मेंस में अस्थायी गिरावट आ सकती है। यह गिरावट प्रणाली में स्थिरता, स्टेबलाइजेशन के संकेत देती है, जिसके बाद दीर्घकालिक सुधार देखने को मिलते हैं। इसे सही तरीके से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि सिस्टम के लाभ पूरी तरह से प्राप्त हो सकें। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं: उद्देश्य और चरण। उद्देश्य उच्च स्तरीय कारक होते हैं, जो प्रोजेक्ट की सफलता को सीधे प्रभावित करते हैं। पहला उद्देश्य है स्पीड, यानी ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में लगने वाला समय। यह निर्धारित समय सीमा इस बात को तय करती है कि प्रोजेक्ट प्लान किस प्रकार विकसित किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य है स्कोप। इसमें उन फंक्शनल और टेक्निकल विशेषताओं का समावेश होता है जिन्हें ईआरपी सिस्टम में लागू किया जाना है। यदि एक पूरा ईआरपी सिस्टम लागू किया जाता है, तो उसका स्कोप व्यापक होता है, जबकि केवल कुछ चुने हुए मॉड्यूल्स को लागू करने का स्कोप अपेक्षाकृत सीमित होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है रिसोर्सेज। इसमें प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सभी संसाधन शामिल होते हैं, जैसे कर्मचारी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंट्स और टेक्निकल सपोर्ट। ये सभी संसाधन वित्तीय निवेशों से जुड़े होते हैं। इसके बाद आता है रिस्क यानी जोखिम। ये उन कारकों को दर्शाता है जो प्रोजेक्ट की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। सफलता को उपयोगकर्ता स्वीकृति, यूजर एक्सेप्टेंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई और समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंटेशन द्वारा मापा जाता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये इस बात को दर्शाती है कि सिस्टम को लागू करने, संचालित करने और बनाए रखने में कितनी कठिनाई होगी। जटिलता का स्तर कंपनी के आकार, व्यावसायिक वातावरण और भौगोलिक विस्तार पर निर्भर करता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का एक अन्य उद्देश्य है लाभों का अधिकतम उपयोग। ईआरपी सिस्टम से मिलने वाले लाभों में प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन, उत्पादकता में सुधार, डिफेक्ट्स में कमी, ग्राहक सेवा में सुधार और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि शामिल है। एक अच्छा ईआरपी सिस्टम समस्याओं का समाधान और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। ईआरपी के विभिन्न उद्देश्यों के बीच इंटररिलेशनशिप्स यानी आपसी संबंध भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन उद्देश्यों में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ईआरपी को जल्दी लागू करने का निर्णय लिया जाता है, तो जोखिम बढ़ जाता है,
जबकि धीमी गति से लागू करने पर जोखिम कम हो सकता है क्योंकि अधिक एहतियात बरती जा सकती है। इसलिए ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की सफलता के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक उद्देश्य को, उनके आपसी संबंधों और निर्भरताओं को ध्यानपूर्वक प्रबंधित किया जाए। सही योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी उद्देश्य परियोजना की समग्र सफलता को समर्थन प्रदान करें। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कई चरण होते हैं जो अक्सर आपस में जुड़े होते हैं और कभी कभी ओवरलैप भी करते हैं। इन चरणों को किसी भी इंप्लीमेंटेशन पद्धति पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो बिग बैंग अप्रोच हो या चरणबद्ध यानी सीक्वेंशियल रोलआउट। पहला चरण है प्री वैल्यूएशन स्क्रीनिंग। इस चरण में विभिन्न ईआरपी पैकेजों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जाती है। जो पैकेज कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं होते, उन्हें इस चरण में ही बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद पैकेज इवैल्यूएशन का चरण आता है। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए ईआरपी पैकेजों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के लिए प्रमुख मानदंड होते हैं फंक्शनल फिट, इंटीग्रेशन की क्षमता, स्केलेबिलिटी और कुल लागत। इस प्रक्रिया के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, शीर्ष प्रबंधन और कंसल्टेंट शामिल होते हैं। तीसरा चरण है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें समय सीमा, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और संसाधनों को परिभाषित किया जाता है। साथ ही प्रगति की निगरानी, आकस्मिक समस्याओं के प्रबंधन और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए एक योजना तैयार की जाती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में अगला महत्वपूर्ण चरण है गैप एनालिसिस। इस चरण में मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाओं की तुलना ईआरपी सिस्टम से की जाती है ताकि उन कार्यात्मक गैप्स को पहचाना जा सके जिन्हें संबोधित करने की जरूरत है। इन गैप्स को प्रोसेस चेंज, थर्ड पार्टी टूल्स या कस्टम डेवलपमेंट के जरिए पूरा किया जा सकता है। इसके बाद रीइंजीनियरिंग का चरण आता है। इसमें तकनीकी और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोणों से प्रक्रियाओं को लागू करने पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को नए संचालित प्रक्रियाओं के अनुरूप समायोजित किया जाता है। अगला चरण है कस्टमाइजेशन। इस चरण में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ईआरपी पैकेज के साथ समन्वित किया जाता है। इसके लिए प्रोटोटाइप्स का उपयोग किया जाता है। जो कार्यात्मक गैप्स पहचाने गए हैं उन्हें कॉन्फ़िगरेशन और न्यूनतम कस्टमाइजेशन के माध्यम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन टीम ट्रेनिंग का चरण आता है। इस चरण में कर्मचारियों को ईआरपी सिस्टम को लागू करने और उसका प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन कर्मचारियों को चुना जाता है जो अपनी भूमिका में मजबूत कार्यात्मक ज्ञान और लचीलापन रखते हैं। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का एक और महत्वपूर्ण चरण है टेस्टिंग। इस दौरान सिस्टम की व्यापक रूप से टेस्टिंग की जाती है ताकि कमजोरियों को पहचाना और ठीक किया जा सके। विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग होती है जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद गो लाइव का चरण आता है। इस चरण में ईआरपी सिस्टम को पूरे संगठन में लागू किया जाता है। पुरानी यानी लेगेसी सिस्टम से नए ईआरपी सिस्टम में ट्रांजिशन किया जाता है जिससे संगठन के लिए नई प्रणाली के साथ संचालन शुरू हो जाता है। इसके बाद अंतिम उपयोगकर्ताओं यानी एंड यूजर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है कि कर्मचारी ईआरपी सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखें और समझें कि ये उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करेगा। इस दौरान परिवर्तन को लेकर किसी भी प्रतिरोध को कम करने के लिए निरंतर सपोर्ट प्रदान किया जाता है। अंत में पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का चरण आता है। इस चरण में संगठन ऑपरेशन और मेंटेनेंस ओएम फेज में प्रवेश करता है। इसमें प्रक्रियाओं को स्थिर करना, निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना और सिस्टम अपग्रेड्स तथा दीर्घकालिक सुधारों की योजना बनाना शामिल होता है ताकि ईआरपी सिस्टम के लाभों को बनाए रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी उपयोगी कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।